नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस घटनाक्रम की जिसने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और जिस पर अब हर चौराहे, हर चाय की दुकान, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही चर्चा चल रही है कि आखिर यह हुआ क्या है और आने वाले दिनों में यह देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा। क्योंकि जब से राहुल नायडू के बयान सामने आए हैं और जब से पीएम मोदी ने उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चौंकाने वाला रुख दिखाया है, तब से लेकर अभी तक पूरा माहौल गर्म है और विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हर कोई अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस घटना के पीछे की कहानी क्या है और क्यों अचानक ऐसा माहौल बना कि आम की जनता भी सोच में पड़ गई कि क्या देश की राजनीति किसी बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों, शुरुआत होती है उस वक्त से जब राहुल नायडू ने मंच पर खड़े होकर वह बयान दिया जिसने देश के राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। यह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम, सरकार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाई गई एक बड़ी चिंता थी। और जैसे ही यह बयान आया, सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं में बेचैनी फैल गई और खुद पीएम मोदी का वह रिएक्शन, जिसने हाथ में इलेक्ट्रॉनिक मशीन उठाकर एक तरह की नाराजगी और चिंता दोनों को दिखाया, वह वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया और विपक्ष ने इस वीडियो को पकड़कर सवालों की झड़ी लगा दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके तुरंत बाद अमित शाह की ओर से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सिर्फ चुनाव से पहले का भ्रम फैलाने वाला अभियान है। लेकिन विपक्ष के नेता चुप नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो सवालों से भागने की क्या जरूरत है और इन सवालों का जवाब देना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। और इसी तरह देश भर में यह बहस तेज होती गई और जनता दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा कह रहा था कि विपक्ष सिर्फ ड्रामा कर रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा लगातार कह रहा था कि जब इतनी बड़ी बात कही गई है तो इसकी जांच जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो क्लिप फैलने लगी, उनमें मोदी का चौंकता हुआ चेहरा, अमित शाह का गंभीर लहजा और राहुल नायडू की आक्रामक शैली, इन तीनों ने मिलकर एक तरह के राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था, क्योंकि जैसे जैसे यह मामला फैलता जा रहा था, अचानक खबर आई कि कई राज्यों के क्षेत्रीय नेता भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने लगे हैं, जिनमें से कुछ ने खुलकर कहा कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं वे उचित हैं और जिनका जवाब मिलना चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सब चुनावी नौटंकी है और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। लेकिन असली मसाला तब आया जब कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह दावा कर दिया कि यदि इस मुद्दे का हल नहीं निकला तो यह आने वाले चुनाव का मुख्य मुद्दा बन सकता है और सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को बढ़ाकर सकता है। और दोस्तों, यह बात सत्ता पक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि चुनाव से पहले कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहता जिसमें उसकी छवि को खतरा हो। और दूसरी ओर विपक्ष ने इसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। और इसी माहौल में देश भर की जनता लगातार यह सोच रही थी कि क्या यह मुद्दा वास्तव में उतना बड़ा है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी वहां पहुंचती है जहां सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपनी अगली सभा में यह कहा कि देश की जनता इन झूठे आरोपों को समझ चुकी है और यह सब सत्ता में आने की लालसा से प्रेरित बयान है, तभी राहुल नायडू ने एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार सच में सही है तो एक स्वतंत्र जांच से डर क्यों रही है
और इस बयान के बाद फिर से राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मच गई और इस बार विपक्ष और सरकार दोनों के समर्थक सोशल मीडिया पर आमने सामने भिड़ गए। लेकिन दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात के सामने आई वो ये थी कि कुछ पूर्व अफसरों ने भी इस विवाद पर अपनी राय रखी और कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाना गलत नहीं होता, बल्कि यह तो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वहीं कुछ ने कहा कि यह देश की छवि से खेलने जैसा है और इस तरह की बातें जनता को भ्रमित करती हैं। लेकिन असली तनाव तब और बढ़ गया जब कुछ विदेशी मीडिया चैनलों ने भी इस विवाद को कवर करना शुरू कर दिया और अब यह मामला सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन गया। और इसका असर यह हुआ कि सरकार को अब और सावधानी से बयान देना पड़ा और विपक्ष को मौका मिल गया सरकार पर और तीखा हमला करने का। और दोस्तों, ठीक इसी समय एक और नई कहानी और बागरा है सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि कुछ राज्यों में विपक्ष की मीटिंग हुई है जिसमें यह तय किया गया है कि आने वाले दिनों में वे इस मुद्दे को और भी बड़ा बनाएंगे और लगातार दबाव बनाए रखेंगे। लेकिन सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली और कहा कि वे कानून और प्रक्रिया के अनुसार जवाब देंगी और किसी भी तरह की गलत जानकारी को फैलने नहीं देंगी। और दोस्तों, इसी बीच जनता के बीच एक अजीब सा माहौल बन गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर सच्चाई क्या है, किसे माने, किस पर भरोसा करें और क्या देश की राजनीति सच में एक नए मोड़ पर खड़ी है या यह सब चुनाव से पहले की एक बड़ी रणनीति है। और दोस्तों, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, हर बात का सच तुरंत सामने नहीं आता। कुछ बातें समय के साथ स्पष्ट होती हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और ही कहे कि जब तक किसी पूजा स्थल की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा तब तक विकास को रोका नहीं जा सकता। लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह फैसला उतना सरल नहीं है, क्योंकि मंच मस्जिद सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं है, यह उसकी आत्मदृष्टि के संपन्नता, नाट्य के सामाजिक कारीगरी समुदाय की पहचान है जिसने सदियों से इसे संभाला है। और जब ऐसे धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चलता है तो लोगों के भीतर भय, असुरक्षा और असंतोष की भावना जन्म लेती है। अहमदाबाद में अब इस फैसले को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक तरफ कई लोग इसे शहर के विकास के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कें चौड़ी होंगी, ट्रैफिक कम होगा और जनता को राहत मिलेगी। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से में गहरी नाराजगी है। मंच मस्जिद ट्रस्ट के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मस्जिद की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान किसी भी कीमत पर प्रभावित ना हो। कहा गया कि अगर सड़क चौड़ीकरण जरूरी था तो सरकार को विरासत संरक्षण के तहत वैकल्पिक रास्ते तलाशने चाहिए थे। वहीं अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य किसी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सार्वजनिक हित में ट्रैफिक जाम को कम करना है। उनका कहना है कि सरसपुर इलाका शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में से एक है और वहां चौड़ी सड़क से लोगों की सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम के मानने समाज में कोर्ट का यह फैसला आने वाले वर्षों में एक मिसाल बनेगा। यह फैसला यह दिखाता है कि अदालत अब धार्मिक विवादों को केवल आस्था बनाम विकास के रूप में नहीं देख रही, बल्कि वह उन्हें कानूनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से परख रही है। अदालत का तर्क यह है कि आस्था खुशहाली की ई पूजा स्थलों की सुरक्षा के साथ साथ शहरों के विकास की जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन सवाल वही है, क्या भारत जैसे देश में जहां हर कोना किसी ना किसी धार्मिक भावना से जुड़ा है, वहां विकास और धर्म के बीच असली संतुलन कभी संभव हो पाएगा? मंच मस्जिद का मामला सिर्फ अहमदाबाद का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतीक बन गया है। यह मामला उस पतली रेखा पर खड़ा है जहां एक तरफ आस्था की परंपरा है और दूसरी तरफ आधुनिकता की मांग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से मजबूत है, लेकिन भावनात्मक रूप से इसने कई दिलों में सवाल छोड़ दिए हैं। शायद यही भारत की सच्ची तस्वीर है, जहां बुलडोजर सिर्फ ईंटों को नहीं गिराता, वह यादों को भी हिलाता है।
मंच मस्जिद अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रही, यह एक प्रतीक बन चुकी है उस सतत संघर्ष का जो विकास और विरासत, कानून और भावना और राज्य और समाज के बीच चलता रहता है। और शायद आने वाले सालों में भी जब कभी किसी शहर में सड़क किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा घर से टकराएगी तो यह सवाल फिर उठेगा, क्या यह जनहित है या फिर यह आस्था की परीक्षा? और तब योगी समर्थकों ने कहा, यह फैसला सिर्फ कानून नहीं, राजनीति की भाषा बोलता है। योगी की बुलडोजर नीति से उत्तर प्रदेश में अपराध दर घटी थी, जनता में विश्वास बढ़ा था, लेकिन इस फैसले ने उस सिस्टम को हिला दिया। क्या यह न्यायिक हस्तक्षेप था या राजनीतिक केस राज्य की प्रतिक्रिया? यह सवाल आज भी गूंजता है। दोस्तों, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन जब बोलने की आजादी और राजनीतिक फायदा आपस में टकरा जाते हैं तो देश की सबसे ऊंची अदालत भी उस बहस का हिस्सा बन जाती है। अब बात करते हैं उस केस की जिसने केंद्र की राजनीति को हिला दिया, लेकिन वहां से भी फोन पर फोन आ रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली बुलाए गए हैं, कई सांसदों के फोन कथित तौर पर टैपादे किए जा रहे हैं, कई नेताओं को चुप रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प दृश्य तो टीवी चैनलों का है। जिन चैनलों ने कल तक उस नेता को गद्दार और भ्रष्टाचारी बता रखा था, वही चैनल आज उसे महान देशभक्त बता रहे हैं। मेवाड़ में किसी जिन एंकरों ने कभी उस नेता का इंटरव्यू लेने से इंकार कर दिया था, वही एंकर आज लाइव कर रहे हैं कि यह लोकतंत्र की जीत है। और दूसरी तरफ भाजपा के प्रवक्ता एक ही लाइन दोहरा रहे हैं, यह सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला है, इससे कुछ नहीं होने वाला, जनता हमारे साथ है। लेकिन सवाल यह है कि जनता सचमुच उनके साथ है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं। उस राज्य में पिछले 6 महीनों में हुए 5 उपचुनावों में भाजपा 4 हार चुकी है। उस राज्य में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। उस राज्य में किसान पिछले 8 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। यह 8 महीनों से कहीं असर मानती है, महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। उस राज्य में महंगाई 40% से ऊपर चली गई है और इन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, केवल फोटो खिंचवाई, केवल भाषण दिए। तो सवाल यह है कि जनता आखिर कब तक विकास के नाम पर धोखा खाती रहेगी? आज जो हुआ वह सिर्फ एक नेता का यू टर्न नहीं है, यह उस पूरे सिस्टम का यू टर्न है जो पिछले 11 साल से चला आ रहा था। यह उस सिस्टम का यू टर्न है जिसमें सहयोगी दलों को सिर्फ संख्या समझा जाता था। यह उस सिस्टम का यू टर्न है जिसमें क्षेत्रीय नेताओं की कोई इज्जत नहीं थी। यह उस सिस्टम का यू टर्न है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति और एक पार्टी का ही भला सोचा जाता था। आज वह नेता चला गया, लेकिन उसके जाने के साथ एक बड़ा सवाल छोड़ गया। वह सवाल यह है कि अब आगे क्या? क्या नीतीश कुमार भी यही करेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू भी यही सोच रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी इसी दिशा में सोच रहे? जेडीयू के समर्थन को नजरअंदाज करते हुए केंद्र ने अपनी मनमर्जी से कैबिनेट बनाई और विभाग बांट दिए। जेडीयू ने जो मांगा था वह नहीं मिला, जो दिया गया वह भी मन मुताबिक नहीं था। अब नीतीश कुमार उसी का जवाब बिहार में दे रहे हैं, स्पष्ट संदेश के साथ कि तय वे करेंगे कि कौन क्या बनेगा। अब अगली शर्त पर आते हैं, अध्यक्ष और सभापति का संतुलन। यह मुद्दा पहले भी उठा था जब विधानसभा अध्यक्ष। आप हमारे वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।